हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है 16 to 30 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए थे उससे रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने 1 से 15 तक कवर किए थे और बहुत ही डिटेल में हर एक अमेंडमेंट को समझा था। आज हम 16th अमेंडमेंट की बात करते हैं, इसके पीछे के रीजंस देखते हैं, क्यों आया था, क्या कारण थे उस समय की, क्या कंडीशंस थी, परिस्थितियां कैसी थी जिस समय हमें भारत के अंदर 16वां संविधान संशोधन लाना पड़ा था। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ फर्दर डिले। देखिए व्हाई इट कैम, सबसे पहले तो बात आती है कि हम समझते हैं कि ये संविधान संशोधन जो है आया क्यों था। उससे पहले हमें इसे समझने से पहले इसका पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि बैकग्राउंड जो है वो क्या था इन अमेंडमेंट्स के पीछे। तो ये अमेंडमेंट क्यों आया, तो 1960 ये 63 में आया था। तो आपको पता होना चाहिए 1962 में क्या हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच क्या हुआ था, वॉर हुआ था। तो इसमें वॉर के बाद कंट्री में ना अलगाववादी का यानी होता है सेपरेटिस्ट, लोग डिमांड करने लगे थे कि उन्हें अलग अलग तरह की सेपरेटिस्ट और एंटी नेशनल मूवमेंट्स चलाए गए थे। बहुत सारे ऐसे बढ़ने लगे थे, बहुत ज़्यादा एंटी नेशनल मतलब राष्ट्र के खिलाफ मूवमेंट्स, आंदोलन बढ़ने लगे थे। तो लोग भारत के खिलाफ बोलने लगे उस समय। कुछ ग्रुप्स जो थे वो देश तोड़ने वाली बातें कर रहे थे कि हमें देश को अलग करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो एसोसिएशन, मतलब हम कहते हैं ना कि एक साथ संगठन बनाकर बोलने का अधिकार, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एसोसिएशन की बात होती है, ठीक है, उसका मिसयूज़ हो रहा है। क्योंकि लोग क्या होता था, थोड़े थोड़े जगह पर इकट्ठा होकर राष्ट्रवाद एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रहे थे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो हमारे पास था उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो लोग आज़ादी का फ़ायदा उठाने लगे थे उस समय। उससे क्या होता, राष्ट्रद्रोह फैल रहा था, बहुत ज़्यादा राष्ट्रद्रोह हो रहा था कि राष्ट्र के प्रति विद्रोह फैल रहा था। तो इसीलिए 1963 के अंदर जो है ना ये अमेंडमेंट आता है। क्या है इस अमेंडमेंट के अंदर, क्या लिखा हुआ है इस अमेंडमेंट में, यही है मेन चेंजेस यही हुए थे कि सोवरेनिटी जो है, इंडिया की जो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी है, मतलब को आर्टिकल 19 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में ऐड किया गया। आर्टिकल 19 में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई है हमारी, जिसके अंदर कि आप एक लिमिट के अंदर ही फ्रीडम ऑफ स्पीच का और एसोसिएशन का यूज़ कर सकते हैं। कि आपके जो आर्टिकल 19 है उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पुट ऑन की गई थी। क्या थी कि अब अगर कोई देश की एकता और अखंडता, देखिए जब रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी तो फिर बात की गई थी कि देश की एकता और अखंडता के ऊपर अगर कोई बात उठाता है या फिर उसके खिलाफ कुछ बोलता है या ऐसी रैली निकालता है जो देश के ऊपर कुछ गलत प्रभाव डाल रहा है, तो उस पर अब एक्शन हो सकता है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो आपको बोलने की आज़ादी आप रखते हो, ठीक है, आपको बोलने की क्या है, आज़ादी है, आप बोल सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अगर आप देश तोड़ने की बात करोगे, आप कहोगे देश के टुकड़े होने चाहिए अलग अलग, इस तरह की कोई बात करोगे ना, तो क्या होगा, तो वह अलाउड नहीं होगा। तो यानी कि जो इसके साथ हम देख सकते हैं पब्लिक सर्वेंट्स में क्या हुआ था, जैसे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं विच इज़ रिलेटेड विद पब्लिक, यानी सरकारी नौकर जो होते हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्टी लॉयल्टी को ओथ लेना ज़रूरी हो गया था उनको कि कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए पहले क्या होता था, जितने भी लोग होते थे, ऑफिसर्स होते थे, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन को कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की बात करेंगे, बात होती थी। अब क्या हुआ था, सोवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के प्रति मतलब ऐसा हो गया था कि अब उनको शपथ लेनी है कि अब जो है उनको एक कि हम उसकी वास्तव में उसकी रक्षा करेंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए जो है उसकी लॉयल्टी के प्रति ओथ लेना ज़रूरी हो गया था कि हाँ हम उसकी वफादारी का ख्याल रखेंगे। यानी कि देश के प्रति वफादारी पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांगली अब है ना उसको इन्फोर्स किया जाने लगा था कि ये ज़रूरी हो गया था। तो यही था आर्टिकल 16 जो आया था 1963 के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 क्या है, अमेंडमेंट 17 क्या है। इसका बैकग्राउंड देखते हैं पहले तो कि ये 17 अमेंडमेंट है वो कब आता है, 1964 में आता है। इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये अमेंडमेंट आया क्यों। तो देखिए लैंड रिफॉर्म्स जो होते हैं, ज़मीनों से रिलेटेड जो होते हैं लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स उस टाइम पे भारत का मेजर गोल थे कि अब जो है भारत का मेजर गोल क्या है, लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीनी सुधार आना, ज़मीन को ज़मींदारों से लेकर गरीब किसानों में बांटना। ये कुछ इंपॉर्टेंट ज़मींदार हैं मान लीजिए, इनसे लैंड को लेकर जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको देना ज़मीनों को, ये एक भारत का उस टाइम गोल हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी सरकार ऐसे लैंड रिफॉर्म्स लॉज बनाती है
तो क्या होता है, कोई भी तरीके कोर्ट उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के कैंसिल कर देता है। अब अनकॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये तो कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इस तरह से उन्हें जो है कोर्ट क्या करता है, कैंसिल कर देता है इन सब लैंड रिफॉर्म्स को। तो कोर्ट्स का कहना होता था कि ये फंडामेंटल राइट, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, हमारी पहले एक आती थी राइट टू प्रॉपर्टी, हम पढ़ेंगे इससे डिटेल से, राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ है, ये सब वायलेट करते हैं, इसीलिए ये लैंड रिफॉर्म्स वगैरह के कानून कुछ नहीं होने चाहिए, ऐसा कोर्ट्स उन्हें कहता था, ये प्रॉब्लम आती थी। तो सरकार ने क्या किया, अब सरकार क्या करती है, अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हर बार कोर्ट इन कानून को रोकेगा, ये जैसे लैंड रिफॉर्म्स को कोर्ट क्या करेगा, रोकेगा या वायलेट मतलब होने से करेगा, तो गरीबों तक ज़मीनें कैसे पहुंचेगी, जो पुअर हैं उन लोगों तक ज़मीनें पहुंचेगी कैसे अगर हर बार कोर्ट अपना इंटरफेयर करेगा। तो इसीलिए क्या हुआ था, 1964 के अंदर एक 17th अमेंडमेंट आया, जिसमें सरकार ने जुडिशियल रिव्यू को बहुत ज़्यादा देखा और उससे बचने से, जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए एक स्मार्ट मूव लिया था। अब स्मार्ट मूव में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं कि देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि मेन चेंजेस क्या क्या बदलाव क्या हुए थे इस अमेंडमेंट को लाने के बाद। बैकग्राउंड तो हमने समझ ही लिया है। देखिए क्या होता है, और ज़्यादा लैंड रिफॉर्म्स जो लॉज होते हैं उन्हें 9th शेड्यूल के अंदर, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। जितने भी आने वाले लैंड रिफॉर्म्स थे उन्हें सब में किस में डाल दिया गया, 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया। 9th शेड्यूल एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हो गया था। प्रोटेक्टिव शील्ड यानी कि एक हम कह सकते हैं ना, केज के जैसा हो गया था 9th शेड्यूल, कि भाई ये 9th शेड्यूल है, इसके अंदर जितने भी लैंड रिफॉर्म्स वाले टाइप के जितने भी कानून है वो सबको इसमें डाल दो। इसमें जो भी लॉ डाला जाएगा, मान लीजिए इसमें मैंने डाल दिया कोई पर्टिकुलर लॉ डाल दिया, ठीक है, अब इसमें जो भी लॉज डाला जाएगा ना, उस पर जो है सरकार अपनी मनमानी करके किसी भी तरीके से, जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, वो अपना कोई रिव्यू वगैरह इस पर नहीं दे सकती, अपनी मतलब मनमानी करके कोई भी कैंसिल नहीं कर सकती है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट इसमें वो डाल दिया गया कि कोर्ट अब इस पर रिव्यू नहीं दे सकती, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स जितने भी थे, ज़मीन सुधार थे, उसको कोर्ट के इंटरफेरेंस से सेव कर दिया। अब ये एक शील्ड की तरह काम कर रहा है 9th शेड्यूल। अब यहाँ पर इसमें जितने भी कानून डाले जाएंगे उस पर कोर्ट अपना इंटरफेरेंस नहीं दे सकती, तो कोर्ट से तो बच गया ये, है ना। तो सरकार ने क्या किया, 9th शेड्यूल को एक पर्टिकुलरली एक सेफ जोन में कर दिया सारे लैंड रिफॉर्म्स। अब क्या होता है, आर्टिकल 31A, जो आर्टिकल 31A है, ऑलरेडी जो है ना लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करता था पहले से ही। तो इस अमेंडमेंट ने उस प्रोटेक्शन को और मजबूती दी। कौन सी प्रोटेक्शन की बात हम कर रहे हैं, जो 9th शेड्यूल की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो 31A है ना, इसने और ज़्यादा किसको मजबूती दी, इसको, ये शील्ड को जो हमने बनाई थी 9th शेड्यूल के अंदर, ताकि ऐसे लॉज फ्यूचर में भी कोर्ट के जो दायरे से बाहर ही रहें, बाहर रहना ज़रूरी था, वरना क्या होता, कोर्ट आती, जुडिशियल रिव्यू का लगाती और सारे लॉज को कैंसिल कर देती। तो सरकार ने ये 17th अमेंडमेंट लाकर ये काम किए थे। तो इस तरह से अगर हम समझेंगे ना तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ सकता। अब हम देखते हैं ये 18th अमेंडमेंट एक्ट जो कि कब आता है, 1966 में आता है, 18वां संविधान संशोधन। क्या कहता है, वाई इट कैम, पहली बात तो हम देखते हैं कि आया क्यों था। तो देखिए इसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है हर एक चीज़ के पहले, तभी हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये क्यों आया था। देखिए 1960s के दौरान क्या हुआ था इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा इंडिया में काफ़ी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस चल रही थी, स्टेट अलग अलग बन रहे थे। रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन चल रहा था राज्यों का, नए स्टेट्स बन रहे थे, कुछ के नाम बदले जा रहे थे, कुछ की बाउंड्रीज चेंज हो रही थी। तो ये सब 1960s के दौरान चल रहा था। अब क्या होता है, ये सब आर्टिकल 3 के अंडर होता है ये सब, जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो स्टेट्स के नाम, बाउंड्रीज या एरियाज वगैरह जो भी हैं बदल सकती है। किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है ये सब पावर्स। लेकिन एक कन्फ्यूज़न था। अब वो कन्फ्यूज़न क्या था कि लेकिन इस समय क्या होता है, स्टेट्स जो है, स्टेट्स का मतलब क्या है आर्टिकल 3 के कंटेक्स्ट में। अब आर्टिकल 3 जो है उसके कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो व्हाट इज़ स्टेट, क्या है स्टेट। तो क्या इसका मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट से है, जैसे कि कोई पहले से स्टेट एक स्टेट से है, या फिर
प्रपोज्ड स्टेट भी हो सकता है कि आने वाला कोई स्टेट्स क्या है, ये स्टेट है क्या। तो क्लैरिटी लाने के लिए कि ये सब कन्फ्यूज़न जो थे इसमें क्लैरिटी लाने के लिए 1966 के अंदर जो है 18th अमेंडमेंट आया, यही था इसका बैकग्राउंड। अब देखते हैं इसके अंदर कुछ सुधार, मेन चेंजेस क्या किए गए थे, इस अमेंडमेंट में क्या बदला गया था। तो स्टेट का डेफिनेशन जो है, पहली बात तो उसको क्लियर किया गया, स्टेट की डेफिनेशन क्या है आर्टिकल 3 के अंदर, इसको क्लियर किया गया। ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली स्टेट। और क्या किया गया, अमेंडमेंट ने ये क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 3 के अंदर जो स्टेट है उसका मतलब वो भी है जो अभी एग्जिस्ट करता है। क्या है, वो भी है जो अभी एग्जिस्ट करता है, स्टेट एग्जिस्ट करता है। और मतलब जब पार्लियामेंट कोई स्टेट का नाम या बाउंड्री बदलने के लिए बिल लाएगी, मान लीजिए कोई बाउंड्री बदलना है, उसे कोई बिल लेकर आई, ये एग्जिस्टिंग स्टेट है तो उसका नाम या फिर कुछ भी बदलना है उसके लिए कोई बिल लेकर आएगी, तो क्लियरली ये समझ सकें कि वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल की बात अगर हम करते हैं, हम बात करते हैं झारखंड की। ठीक है, अब पार्लियामेंट चाहती है कि झारखंड के भी कुछ नाम बदला जाए, तो वो इसी की पर्टिकुलरली इसी स्टेट की बात करेगी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, वहाँ पर पहले इसका नाम झारखंड है, उसी से रिलेटेड बात की गई। तो इसमें आर्टिकल 3 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन को क्लियर किया गया था। सबसे पहले तो ये अमेंडमेंट में ये आया। फिर क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को लीगली स्मूथ बनाया गया। अब लीगली स्मूथ का मतलब क्या होता है कि इससे फ्यूचर में जब भी कोई स्टेट को रीस्ट्रक्चर करना पड़े, यानी उसका फिर से पुनर्गठन हो, तो लीगल कन्फ्यूज़न ना हो, नो कन्फ्यूज़न, कोई लीगली कन्फ्यूज़न ना हो, कानूनी तौर पे कोई ऐसे वाद विवाद ना हो, पार्लियामेंट का काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए और डिस्प्यूट फ्री हो जाए। डिस्प्यूट फ्री होना ज़रूरी था, इसीलिए ये अमेंडमेंट लेकर आया गया था। तो वाइट कैम्प ये क्यों आया था, तो नीड क्लैरिटी ज़रूरी थी आर्टिकल 3 में। और व्हाट चेंज्ड, डिफाइंड द टर्म स्टेट क्लियरली, प्रपोज चेंज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। मैंने आपको बहुत डिटेल में से समझा दिया है। अब नेक्स्ट है 19th अमेंडमेंट, इसका भी सेम ईयर था 1966। क्यों आया था, क्या इसका कारण था, बैकग्राउंड समझते हैं सबसे पहले कि आया क्यों था। तो देखिए पहले ना क्या होता था, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स, जैसे पहले इलेक्शन डिस्प्यूट, जैसे कि किसी ने इलेक्शन जीता है या चीटिंग हुई है, इन सब पे इलेक्शन कमीशन क्या करता था, अपना फैसला सुनाता था। ठीक है, फैसला सुनाता था कि किसने क्या किया, इलेक्शन कमीशन का काम था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इलेक्शन कमीशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अब इलेक्शन कमीशन क्या है, ईसी क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ओके, कोर्ट नहीं है, फैसला तो वो सुनाएगा लेकिन कोर्ट की ना बात लोग मानेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, कोर्ट नहीं है। तो लोगों को क्या लगा कि इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन के डिसीजन एक न्यूट्रल और लीगल अथॉरिटी को लेने चाहिए। न्यूट्रल यानी जो किसी भी पक्ष में ना हो, विपक्ष में ना हो, एकदम न्यूट्रल हो। ओके, एक ऐसी बॉडी को लेने चाहिए जो कि न्यूट्रल हो और बहुत लीगल, कानूनी हो, वैसी अथॉरिटी को लेना चाहिए। तो पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भरोसा जुडिशरी पर ज़्यादा था। अब हम किस पर आज न्याय की बात करते हैं कि कौन है सबसे ज़्यादा भारत में न्याय, तो जुडिशरी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, पब्लिक थी, चाहे जनता हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, वो किन पे भरोसा करती थी, जुडिशरी पे भरोसा करती थी। तो वो ये कहती थी कि जुडिशरी पर ज़्यादा भरोसा था। तो वो चाहते थे कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स, अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, हाई कोर्ट्स वगैरह हो, तो इसको कौन देखे, हाई कोर्ट देखना चाहिए, हाई कोर्ट को देखने चाहिए ये इलेक्शन के डिस्प्यूट्स वगैरह। ठीक है, जहाँ प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस हो। पब्लिक चाहती है कि जहाँ प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस होते हैं ना, वहीं पर ये सब डिस्प्यूट्स देखे जाना चाहिए, ना कि कोई इलेक्शन कमीशन जैसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आके इतने इंपॉर्टेंट निर्णय दे। तो यही इसी से रिलेटेड, तो इस कन्फ्यूज़न और पब्लिक की डिमांड को देखते हुए, ये जो कन्फ्यूज़न था पूरा और पब्लिक की डिमांड थी इस बदले में, तब 1966 के अंदर जो है ना, ये वाला जो अमेंडमेंट है वो आता है। ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैंडल करने के लिए इलेक्शन कमीशंस वर प्रॉब्लमेटिक। तो इलेक्शन कमीशन वर प्रॉब्लमेटिक था उस समय लोगों के लिए, पब्लिक नहीं समझ पा रही थी। तो ये चेंजेस आए। क्या इसमें इंपॉर्टेंट बदलाव होते हैं क्या, तो देखिए इलेक्शन डिस्प्यूट्स को इलेक्शन कमीशन से हटाकर, अब यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डिस्प्यूट्स जितने भी थे, लड़ाइयाँ थी, उसको इससे छीन कर किसको दे दिया गया, हाई कोर्ट्स को दे दिया गया। अब अगर किसी को इलेक्शन के रिजल्ट पे डाउट है कि इलेक्शन में क्या रिजल्ट आया है, कौन सी पार्टी जीती है, तो ये जितने भी कंप्लेंट है तो वो हाई कोर्ट में
अपील कर सकते हैं और इस पे फाइल कर सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट पे जा सकते हैं लोग जिनको डाउट है इलेक्शंस पे। तो इससे क्या होगा, डिसीजन जो है एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर होता है। अब डिसीजन जितने भी लिए जाएंगे लोगों को लगेगा भाई हाई कोर्ट ले रही है तो एकदम डिसीजन जो है अनबायस्ड है, बिल्कुल भी भेदभाव या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसमें फेयर हियरिंग होगी, जो सुनवाई होगी वो बहुत ज़्यादा फेयर होगी, और अपील का प्रोसेस होता है, ये सब हाई कोर्ट में होने लगा। इससे क्या हुआ, इलेक्शन प्रोसेस जितना भी था, हमारी जो चुनाव की प्रक्रियाएं थी वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी हो गई, क्योंकि अब सारे डिसीजंस लीगली लिए जाने लगे। वोटर्स को और ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स का जुडिशरी पर भरोसा बढ़ा कि हाँ भाई जुडिशरी है तो ठीक है, वोटर्स का भरोसा बढ़ा, डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हुई। तो ट्रांसफर्ड इलेक्शन डिस्प्यूट्स फ्रॉम इलेक्शन कमीशन टू हाई कोर्ट, ये हमने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ लिया। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारा 20th अमेंडमेंट, जिसका ईयर क्या है, इसका भी ईयर 1966 है। क्यों आया था इसका बैकग्राउंड समझते हैं सबसे पहले। क्यों आया था सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए जुडिशरी जो सिस्टम होता है ना, उसमें जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, किन की अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस से होती है, जिसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, जो आर्टिकल 233 और 234 के अंडर है ये जजेस की अपॉइंटमेंट वाली बात की गई है। लेकिन कुछ जजेस अपॉइंट हो गए थे बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए। उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि कुछ जजेस जो थे बिना प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो किए ही अपॉइंट हो गए थे। जैसे कि कैसे हुई थी कि गवर्नर की उसमें कंसल्टेशन नहीं हुई थी, गवर्नर से कंसल्टेशन नहीं ली गई थी, या हाई कोर्ट की रिकमेंडेशंस मिसिंग थी किसी किसी चीज़ में। हाई कोर्ट रिकमेंड करेगा तभी तो, पर उसमें हाई कोर्ट की रिकमेंडेशंस मिसिंग्स थी। इस तरह से कुछ ऐसे प्रोसेस उस समय हुए थे, इम्प्रॉपर तरीके से अपॉइंट हो गए थे। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि ये जजेस इलीगल हैं, क्योंकि भाई जनता तो उस समय भी जागरूक थी। तो लोगों ने कहा ये तो जजेस जितने भी अपॉइंट हुए ना ये इलीगल तरीके से आए हैं, तो उनके डिसीजन भी इनवैलिड होने चाहिए, हो सकते हैं। तो क्या हुआ था, इससे प्योर जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी जो है ना, जो हम कहते हैं निर्भरता, या फिर वो डेंजर में आ गई थी पूरे के पूरे तरीके से। यानी जितना भी प्योर तरीके से, जो हम कह सकते हैं कि पहले तो माना जाता था कि भाई जुडिशरी सब कुछ न्याय वगैरह देखती है, लेकिन इस सब के कारण क्या हुआ था कि भाई ऐसे ही आप तो अपॉइंट कर रहे हो जजेस को बिना गवर्नर की कंसल्टेशन के, बिना हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के, तो ये सब तो इलीगल तरीका है। तो इससे अब जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी, जो लोगों का विश्वास था उस पर, उसमें अब एक टेंशन आ गई थी, एक तरीके से डेंजर में आ गई थी। तो क्या हुआ, अगर ऐसे जजेस को इलीगल डिक्लेयर किया जाता तो उनके लिए गए जो फैसले वो भी इनवैलिड हो जाते, क्योंकि भाई जजेस ने फैसले तो सुनाए थे ना कोर्ट्स में, तो अब जजेस ही इनवैलिड है तो उनके लिए गए फैसले भी इनवैलिड हो जाते। तो बहुत सारी केसेस दोबारा सुनने पड़ते, बहुत टाइम लगता, तो पूरे जस्टिस सिस्टम में एक चाओस हो जाता। क्या हो जाता, चाओस क्रिएट हो जाता। तो इस चाओस से बचने के लिए कुछ बदलाव किए गए, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, जिसमें चेंजेस आए। उसमें क्या बताया कि जो जजेस गलत प्रोसेस से अपॉइंट हुए थे उनकी अपॉइंटमेंट को हम क्या करेंगे, अब उनको एक तरीके से रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिड कर दिया गया। यानी कि भले ही आर्टिकल 233 या 234 का प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ हो, उनके जजेस बनने को लीगली सही मान लिया गया था। इस चीज़ से बचने के लिए कि अब जितने भी फैसले उन पुराने तरीके से आए हुए जजेस ने दिए हैं कि उनको दोबारा सुनना ना पड़े उन केसेस को, तो उसके लिए अब इस चीज़ में बदलाव करके कि भले ही उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया हो जो आर्टिकल 233 और 234 में है, फिर भी वो वैलिड मान लिया गया उनको। यानी कि उनके जजेस बनने को अब लीगली सही मान लिया गया था। जुडिशियल सिस्टम को स्टेबिलिटी मिल गई इससे, यानी कि इस अमेंडमेंट ने पूरा एक लीगल मैस होने से बचा लिया। क्या होता अगर ये अमेंडमेंट नहीं होता, तो जितने भी जजेस थे, जितने भी इनवैलिड डिक्लेयर हुए थे, उन सबको हटाना पड़ता, तो उनके द्वारा दिए गए सारे निर्णय भी गलत हो जाते, बहुत बड़ा चाओस आ जाता, जुडिशरी हिलकर रह जाती पूरी। तो इससे स्टेबिलिटी मेंटेन रही जुडिशरी की, कुछ भी मैस नहीं हुआ और पब्लिक का कॉन्फिडेंस जुडिशरी के अंदर बना रहा था। तो ये कारण थे इसके आने के। और व्हाट चेंज टू वैलिडेटेड पास्ट अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस अंडर, इतना जो हमने पढ़ा 233 234, इवन इट प्रोसीजर वर नॉट फॉलोड, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फिर भी इनकी जो अपॉइंटमेंट्स है उन्हें वैलिडिकेट कर दिया गया, सही मान लिया गया था। हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट है 21st अमेंडमेंट, जिसका ईयर है 1967। क्या है ये, अब जितने भी एक दो हमारे जो आएंगे अमेंडमेंट्स वो लैंग्वेज से रिलेटेड हैं,
ठीक है। तो ये अमेंडमेंट का बैकग्राउंड ऐसा है कि सिंधी स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, जो सिंधी बोलने वाले लोग थे, ठीक है, भाषा बोलने वाले सिंधी स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, उनकी ना एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी, जो बहुत समय से उनकी डिमांड क्या थी कि उनकी जो लैंग्वेज है उसको क्या मिले, ऑफिशियल स्टेटस मिले, ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए उनकी जो एक भाषा है उसको। ये लोग मेनली पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे ये लोग, और उनकी आइडेंटिटी और कल्चर का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट थी सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। पार्टीशन जो हुआ था ना इंडिया और पाकिस्तान का, उसके बाद पाकिस्तान से ये लोग इंडिया आए थे, तो ये उनकी आइडेंटिटी थी, ये उनकी डिमांड, एक मतलब उनकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा थी उनकी भाषा। वो चाहते थे इसे ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए। तो उनका ये कहना था कि हमारी भाषा भी भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी का हिस्सा है, यानी भारत का ही हिस्सा है, उसे भी रिस्पेक्ट और रिकग्निशन, पहचान मिलनी चाहिए, ये कहने लगे उस समय। तो इस डिमांड को रिस्पेक्ट करते हुए हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1967 के अंदर जो है एक अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट लेके आया गया उनके लिए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए यही था। और मेन चेंजेस क्या हुआ थे इसके अंदर, तो इसमें सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल के अंदर, हम जानते हैं 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड है, 8th शेड्यूल में मेनली इंक्लूड कर दिया गया था। अब जो 8th शेड्यूल है वो लिस्ट है जिसमें हमने पढ़ा कि हमारी भाषाएं जो होती है रिकग्नाइज्ड, इंडिया की जितनी भी जिन भाषाओं को पहचान मिली है वो सब है। पहले हमारे कितनी थी, 14th लैंग्वेजेस को स्टेटस मिला हुआ था कि हाँ वो पूरे, अभी तो फिलहाल में 22, और पहले उस समय 14 थी, और ये अमेंडमेंट आने के बाद 15th भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जो है लैंग्वेज जोड़ दिया गया। इससे क्या हुआ, कल्चरल इंक्लूजन जो कहते हैं ना, समावेशीकरण होता है और लोग इसमें जुड़ जाते हैं। लिंग्विस्टिक रिस्पेक्ट को बूस्ट मिला कि हमने पार्टीशन के बाद आए हुए वहाँ के लोगों की भाषा को अपने कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें रिस्पेक्ट दिया, इससे उन्हें क्या मिला, और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। इस अमेंडमेंट ने सिंधी कम्युनिटी को एक इमोशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दे दिया, पहचान मिली, तो वो और ज़्यादा हमसे इमोशनली कनेक्ट हुए। गवर्नमेंट लेवल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन और कल्चरल प्रमोशन में सिंधी को स्पेस मिल गई थी यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 22nd अमेंडमेंट क्या कहता है, जो कि 1969 के अंदर आता है, क्या बात करता है ये, वाई इट कैम। पहली बात तो हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारे भारत का ये वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, स्पेशली आसाम की बात करेंगे, यहाँ पे कल्चरल एथनिक डाइवर्सिटी का हब है आसाम। क्या है, कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी का हब, मेनली बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है आसाम, ठीक है। बहुत सारे ट्राइब्स, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्राइब्स, मतलब अलग अलग जनजातियाँ, कम्युनिटीज़ वहाँ रहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं आसाम में कौन कौन है, जैसे खासी, गारो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जैंतिया, ये सब तरह के कम्युनिटीज़ बहुत सारे हैं, तो एकदम एक मेजर ट्राइब्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वहाँ रहते हैं। तो इस ग्रुप का कहना था, ये जो ग्रुप था इनका कहना था कि उनकी एक आइडेंटिटी, जो उनकी पहचान, उनका कल्चर, उनका समाज, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग होनी चाहिए, वो थोड़ी अलग हो, क्योंकि वही उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन वो भी अलग है, उसके हिसाब से हो, अलग होनी चाहिए। मतलब फुल स्टेटहुड नहीं, पर ऑटोनॉमी चाहते थे वो लोग। हम जब रिलेशन पढ़ते हैं ना यूनियन और स्टेट के, तब हम देखते हैं कि आसाम से बहुत ज़्यादा डिमांड उठती थी ऑटोनॉमी की उस टाइम, ये वही पीरियड था। तो इस समय वो एक फुल स्टेटहुड की डिमांड कर रहे थे कि हमें फुल स्टेटहुड ना दिया जाए, हमें एकदम अलग ना किया जाए, तो कम से कम ऑटोनॉमी तो दी जाए, स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें आसाम के अंदर एक ऑटोनोमस आइडेंटिटी चाहिए। ऑटोनोमस आइडेंटिटी यानी अपने, हमारा खुद का प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारा उस पर अपना कंट्रोल हो, लेकिन आसाम का पार्ट भी बना रहे वो, ठीक है, वो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप था वो। इसीलिए 1969 के अंदर 22nd अमेंडमेंट आता है, लाया गया एक मिडिल पाथ क्रिएट करने के लिए, कि पूरी तरीके से स्टेटहुड भी ना दिया जाए और इनको एक ऑटोनोमस स्टेट भी बना दिया जाए। तो ये बीच का पार्ट अपनाया गया था इस समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेन आसाम के लिए। मेन चेंजेस क्या आए थे इस अमेंडमेंट में, तो मेन चेंजेस यही थे कि आसाम के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट्स बनाने का प्रोविज़न दिया गया था, जिसके अंदर हम बात करें अगर 6th शेड्यूल की,
तो 6th स्केड्यूल के अंदर पहले से ट्राइबल एरियाज़ के लिए स्पेशली प्रोविज़न है, वो तो हमें पता है जब हम 6th स्केड्यूल पढ़ते हैं तब। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के दौरान क्या हुआ था, उसी स्केड्यूल में 6th स्केड्यूल में चेंज करके ऑटोनोमस स्टेट बनाना भी अलाउ किया, जैसे कि मेघालय को। ठीक है, मेघालय को क्या किया गया था, ऑटोनोमस स्टेट बनाने का किया गया। ऑटोनोमस स्टेट को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर भी मिले, ऐसी बात की गई। मतलब उनके पास लॉ बनाने का, खुद का लॉ बनाने का और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का भी राइट था। लेकिन वो आसाम का पार्ट बने रहते हैं, बाद में भी आसाम का पार्ट बने रहते हुए भी उन ट्राइब्स का अपना एक अलग क्या था कि वो आसाम का पार्ट भी बने रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, खुद की लॉज बना सकते हैं। ये सब अधिकार उन्हें दिए गए इसी अमेंडमेंट के दौरान। तो अलाउड क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स लाइक मेघालय विद इन अंडर द 6th स्केड्यूल ऑफ असम में भी था, यही था। अब हम पढ़ते हैं 23rd अमेंडमेंट क्यों आता है और इसके ईयर क्या थे। तो 23rd जो अमेंडमेंट है वो 1969 के अंदर आता है। क्यों आता है इसका बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड तो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो स्केड्यूल एसटी और एसटीज जो थे, स्केड्यूल ट्राइब्स और स्केड्यूल कास्ट जो थी, ठीक है, जो ये सब थी, और एंग्लो इंडियंस जो थे, उनको पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन देना और रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, ताकि जो उनकी आवाज़ है वो पार्लियामेंट और विधानसभा में हो। किनको दिया गया था, एसटी एससीज एंड एंग्लो इंडियंस को एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि जो उनकी डिमांड्स आवाज़ें हैं वो वहाँ तक जा सके जहाँ लॉज बनते हैं, जैसे पार्लियामेंट और विधानसभा। लेकिन क्या होता है, टाइम के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स भी ज़रूरी हो गए थे। नागालैंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नागालैंड के लोग खुद चाहते थे कि उन्हें एसटी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा नागालैंड के लोग चाहते थे कि उन्हें जो है एसटी रिजर्वेशन की जो है नीड नहीं है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन को भी लिमिट कर देना चाहिए। बहुत कम थे ना एंग्लो इंडियन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम थी, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन को भी कम कर देना चाहिए, ख़त्म नहीं, कम कर देना चाहिए। और क्या हो कि जो एसटी और एससी है उनके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन में 10 साल की लिमिट थी, जो 1960s में ख़त्म होने वाली थी, उसे एक्सटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये सब कुछ एडजस्टमेंट किए गए थे इसके अंदर, ताकि सब सही रहे, स्टेबल रहे। तो इन सब इश्यूज़ को बैलेंस करने के लिए 1969 के अंदर 23rd हमारा अमेंडमेंट आता है, जिसके मेन चेंजेस क्या कहते हैं कि नागालैंड में जो स्केड्यूल ट्राइब्स हैं, इसलिए मतलब स्केड्यूल ट्राइब्स जो है ना नागालैंड में, उसके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन हटा दिया जाए। उनको नहीं ज़रूरत है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, क्योंकि नागालैंड खुद एक ट्राइबल स्टेट है। नागालैंड क्या है, खुद ही एक ट्राइबल स्टेट है, वहाँ ऑलरेडी ट्राइबल का ही डोमिनेंस है, तो अलग से रिजर्वेशन की ज़रूरत समझी ही नहीं जानी चाहिए ना, क्योंकि जो स्टेट ऑलरेडी ट्राइबल है वहाँ आप क्या किसी को रिजर्वेशन दोगे, वहाँ के तो सारे लोग ही ट्राइबल हैं, इसीलिए वहाँ पर रिजर्वेशन को रिमूव कर दिया जाना चाहिए। ये चेंजेस आए। एंग्लो इंडियंस के लिए क्या चेंजेस आए, रिप्रेजेंटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि इसीलिए किया गया रिप्रेजेंटेशन को रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि देखिए पहले उनकी रिप्रेजेंटेशन का कोई अपर लिमिट नहीं था। अब प्रेसिडेंट सिर्फ मैक्सिमम 2 इंडियन मेंबर्स को, जो एंग्लो इंडियन है उन्हीं को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, तो रिस्ट्रिक्शंस को लिमिट कर देना, लिमिटेड द एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। तो कारण यही था, क्योंकि सिर्फ 2 को ही कर सकते हैं प्रेसिडेंट भी। अब एक्सटेंडेड एससी, अब किसको बढ़ा दिया जाना चाहिए, किनको बढ़ाया जाना चाहिए, किनके रिप्रेजेंटेशन को, ये ज़रूरी था कि एसटी और एससी के रिप्रेजेंटेशन को और 10 साल के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि पहले 1960s के अंदर जो है ना ये ख़त्म होने वाला था, मतलब इसके एक्सपायर होने वाली थी ये, उसके आसपास ही कुछ। तो इस अमेंडमेंट ने 1980 तक, कब तक, 1980 तक बढ़ा दिया गया रिजर्वेशन को, जिससे पॉलिटिकल इंक्लूजन बना रहे, लोग सभी आए मिले करें काम, और उन सभी को वो मिलनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन। तो यही था 23rd अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट पढ़ते हैं, क्या कहता है 24th अमेंडमेंट, 1971 में आता है। क्या बैकग्राउंड था वो समझते हैं कि 1967 के अंदर क्या होता है। देखिए गाइस, 1967 में गोलकनाथ केस आया था,
ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। गोलकनाथ केस कहता है पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को, हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उनको अमेंड नहीं कर सकती, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ना हो, कोई भी नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को अमेंड। ये बोला गया था गोलकनाथ केस में, याद रखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस था। तो इस जजमेंट ने सरकार के हाथ क्या किए थे, बांध दिए थे, यानी सरकार को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप नहीं कर सकते भाई चेंजेस। मतलब अगर पार्लियामेंट एजुकेशन, इक्वालिटी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बदलाव लाना चाहे तो वो लीगल नहीं होता, क्योंकि भाई गोलकनाथ केस में ये कह दिया था कि जो पार्लियामेंट भी क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो है वो चेंज नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो ये जजमेंट्स तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से सरकार लिए खतरनाक हो गई थी, क्यों उसके हाथ बांध दिए गए थे, अब तो वो कोई भी अमेंडमेंट ला ही नहीं सकती। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को ये डिसीज़न पसंद नहीं आया। किसको पसंद नहीं आया था? इंदिरा गांधी सरकार जो उस समय थी, क्योंकि 1971 में वॉर हुआ था, हमें पता होनी चाहिए, उन्हें भाई ये डिसीजंस पसंद नहीं आया कि पार्लियामेंट को फुल पावर होनी चाहिए। वो तो ये चाहते थे कि वो अमेंड करने की फुल पावर होनी चाहिए, वरना डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट रुक जाएगा। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कहती है कि भाई पार्लियामेंट को होना चाहिए, वरना डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ये सरकार को तो होना ही चाहिए अधिकार अमेंड करने का, क्योंकि भाई उन्हें तो इमरजेंसी लानी थी, तो वो इस तरह के फंडामेंटल राइट्स को चेंज ना करने के किस तरह से स्वीकार करते तो उस समय। तो 1971 में 24th अमेंडमेंट आता है, लाया गया, जिसमें ताकि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जितनी भी थी जो उनसे छीन ली गई थी वो वापस मिल सके, इसीलिए आता है। क्या मेन बदलाव होते हैं इसके अंदर? तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर अब दे दी गई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है। ओके, इसमें फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट है, तो अब किसी भी पार्ट में तो थर्ड पार्ट भी आता है, तो फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड हैं। अब उनको भी जो है चेंज किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के लिए जो अमेंडमेंट बिल साइन करना मैंडेटरी बनाया गया कि प्रेसिडेंट जो था वो जितने भी अमेंडमेंट बिल होंगे, ये जो बिल आते हैं अमेंडमेंट के, उस पर साइन करना क्या बनाया गया था, मैंडेटरी बनाया गया था, ज़रूरी था। पहले प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल को रोक भी सकता था कि भाई प्रेसिडेंट चाहे तो अमेंडमेंट बिल उनके पास जाए तो वो उसे रोक भी सकता था, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ज़रूरी बनाया गया। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हो रहा था धीरे धीरे हर चीज़। अब आर्टिकल 13 जो है, क्या है हमारा आर्टिकल 13? तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए। सबसे पहले आर्टिकल 13 में क्लियर किया कि अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाएगा। क्या किया गया आर्टिकल 13 के अंदर? ये चेंज क्लियर कर दिया गया। आर्टिकल 13 में पहले ही ये क्लियर कर दिया कि कोई भी अमेंडमेंट हो उसे लॉ नहीं माना जाएगा, और ताकि वो फंडामेंटल राइट्स के दायरे में रिस्ट्रिक्ट्स ना हो। ठीक है, और क्या किया गया था? आर्टिकल 368 जो कि हमारा अमेंडमेंट से रिलेटेड है, में पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की पावर जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई थी, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया। अब इससे क्या हुआ था? पार्लियामेंट को वापस सारी पावर रिस्टोर हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का जितना भी था, और डेमोक्रेसी को अब इवॉल्व का स्कोप भी देता है कि अब डेमोक्रेसी जो है बदल सकती है, बढ़ सकती है, इवॉल्व कर सकती है। तो ये सब इसमें साइंस दिख रहे हैं हमें। गोलकनाथ जजमेंट हुआ, हमने समझाया आपको, मेड इट क्लियर विद पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, मेड इट मैंडेटरी द प्रेसिडेंट साइन ऑन द सच अमेंडमेंट्स। पे साइन करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, चाहे अब कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या था? 25th अमेंडमेंट जो कब आया था? 1971 में ये 25th अमेंडमेंट है। क्यों आया था, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। अब सवाल उठता है कि ये अमेंडमेंट आया क्यों था। तो देखिए, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 31A की, ओके, जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी। क्या है आर्टिकल 31A? राइट टू प्रॉपर्टी। 31A एक फंडामेंटल राइट था। ये पहले क्या था? एक फंडामेंटल राइट था। अगर सरकार किसी की ज़मीन पर या प्रॉपर्टी को एक्वायर करे तो कंपनसेशन देना ज़रूरी था, कंपलसरी था।
मान लीजिए आपकी ज़मीन है एक सड़क के ऊपर, ठीक है, और सरकार को वहाँ पे हाईवे बनाना है, तो वो आपकी ज़मीन अगर लेना चाहेगी वहाँ वाली, तो आपको सरकार कंपनसेशन देगी। कंपलसरी था भाई, आपकी ज़मीन ली जा रही है तो कंपनसेशन तो देना पड़ता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर हम बात करें आर्टिकल 39B की और 39C की, ये क्या है, हमारे आर्टिकल DPSP में दिए गए हैं। ये कह रहे थे वेल्थ और रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सबके भले के लिए होना चाहिए। वेल्थ और किसका, रिसोर्सेस का। ये क्या कहता है, वेल्थ और रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन सबके भले के लिए होना चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि जब भी गवर्नमेंट DPSP इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर्टी लेती थी कि भाई अब सबका भला करना है, सबका विकास करना है, जब भी इस तरह की DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी से प्रॉपर्टी लेती थी, तो कोर्ट्स कहते थे नहीं, पहले फुल कंपनसेशन दो, नहीं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। भले ही आप DPSP को फॉलो करें, कोर्ट क्या कहते थे, कंपनसेशन दो। किनको कहते थे भाई, गवर्नमेंट को कहते थे। गवर्नमेंट तो चाहती थी सबका भला हो, तो वो DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करती थी, 39B और C का यूज़ करती थी। लेकिन वहीं पे कोर्ट आके कहता था नहीं, पहले आप सभी को कंपनसेट करो, पैसे दो, जो आप ज़मीन ले रहे हो वो करो। इससे क्या हुआ, इस वजह से गरीबों के लिए लैंड रिफॉर्म्स लॉज जितने भी थे वो सोशलिज्म जो बेस्ड होता है, हम देखते हैं सोशलिज्म बेस्ड पॉलिसीज़ रुक रही थी, ठीक है, रुक जा रही थी, क्योंकि भाई यहाँ पर कंपनसेट करने की बात की गई ना, तो अब सरकार भी सोच रही थी कि ठीक है भाई, हमें क्या, हम DPSP को क्यों इम्प्लीमेंट करें। अब DPSP जब इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो गरीबों का कल्याण, गरीबों के लिए लैंड रिफॉर्म्स लॉज कैसे आएंगे। तो 1971 के अंदर क्या किया गया था, सरकार ने 25वां संविधान संशोधन लाया, जिसमें DPSP को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रायोरिटी देने के लिए। अब DPSP को क्या किया गया, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रायोरिटी दी गई थी। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए DPSP को ज़्यादा ऊंचा दर्जा मिला फंडामेंटल राइट्स के। अब DPSP ज़्यादा ऊपर है, उसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। तो इससे क्या हुआ, मेन चेंजेस क्या आए, तो आर्टिकल 31 जो हमारा है, जो आर्टिकल 31 है, कंपनसेशन की जगह अमाउंट वर्ड यूज़ किया गया। मैंने पहले भी जो वीडियो है उसमें बताया था, कंपनसेशन की जगह अमाउंट वर्ड का यूज़ कर दिया गया था। मतलब अब सरकार जितना सही समझे, अब सरकार को जितना सही लगे, सरकार को जितना सही लगे वो उतना अमाउंट दे सकती है। जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को कम कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है ज़्यादा कोर्ट अपनी मनमानी या जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, उसका स्कोप कम कर दिया गया। अब एक नया आर्टिकल आता है, देखिए, जिस नए आर्टिकल का क्या नाम है, 31C इंसर्ट किया गया था, जोड़ा गया था। अगर कोई लॉ DPSP, अगर कोई लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के यानी कि 39B और 39C मतलब को इम्प्लीमेंट करता है, उसकी बात करता है, सोशल वेलफेयर की बात करता है, अगर कोई भी लॉ, तो वो लॉ वैलिड माना जाएगा। उसे आप अनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते, चाहे भले ही वो फंडामेंटल राइट्स, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स को ही जो वॉयलेट क्यों ना करे। अब देखिए, एक आप लिमिट देख सकते हैं कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स को कितना नीचे दबा दिया गया था उस समय। एक ऐसा भी समय आया था जहाँ 14 आर्टिकल हमारे 14 और 19 को सोशल वेलफेयर के नाम पर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कितना ज़्यादा, कि भाई जब सरकार चाहेगी ना 39 और 39C को इम्प्लीमेंट करना, तो कहीं मायने नहीं रखेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स। तो इससे क्या हुआ था, इकोनॉमिक जस्टिस ज़्यादा, यहाँ पर इकोनॉमिक जस्टिस को ज़्यादा महत्व दिया गया, आपकी इंडिविजुअल राइट्स को नहीं दिया गया था। तो हमारे यहाँ उस समय इकोनॉमिक जस्टिस बड़ा हो गया था इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। कौन बड़ा है भाई, DPSP बड़ा है, किसके कंपैरिजन में, फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में। तो यही बात करता है कि 25th अमेंडमेंट 1971। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारा 26th अमेंडमेंट 1971। ये क्या कहता है, इसका बैकग्राउंड क्या कहता है। इसका ये बैकग्राउंड है कि जब ब्रिटिश इंडिया जो थी उसमें इंटीग्रेशन सभी को एक साथ किया जा रहा था, इंटीग्रेशन हो रहा था, तो प्रिंसली स्टेट्स जो थे ना, जो देसी रियासतें थी,
उनके रूरल्स को एक स्पेशल डील दी गई थी। जो देशी रियासतों में राजा महाराजा वगैरह जो भी थे, उनको एक स्पेशल डील दी गई थी। वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाएंगे और बदले में उन्हें मिलेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लाइक जैसे प्रीवी पर्सेस हम कह सकते हैं। एक रेगुलर पेमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। क्या होता है ये प्रीवी पर्सेस? यह है एक तरीके से रेगुलर हम कह सकते हैं पेमेंट का पर्स, पेमेंट लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए मिला। ठीक है, पीवी पर्सेस मिलेंगे। स्पेशल रिकग्निशन एंड प्रिविलेजेस कुछ मिलेगी उन्हें। ठीक है, ऐसे इन्हें कहा गया था। एक डील हुई थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम जब ब्रिटिशर्स। तो ये बात आर्टिकल 291 और 362 में कही गई थी, लिखी गई थी उस समय कि उनको ऐसा होगा। लेकिन क्या होता है, टाइम के साथ पब्लिक ने क्वेश्चन उठाया। अब पब्लिक क्या क्वेश्चन उठाती है कि जब देश में डेमोक्रेसी है, पब्लिक कहती है जब देश के अंदर डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है, तो ये राजा महाराजाओं को पैसा देना ही क्यों है भाई? सब इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, तो स्पेशल ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है? पब्लिक क्वेश्चन उठाती है ना कि ये सब प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजाओं को पैसा देना, डील वील, ये सब क्या? जब देश में डेमोक्रेसी है तब ऐसा क्यों? सब इक्वल है। तो इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए कि अब से जो पैसा वैसा देना बंद, इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए 1971 के अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट क्या लेकर आती है? 26वां संविधान संशोधन लेकर आती है, पास किया गया। फिर क्या बोला गया, इसमें चेंजेस क्या आएंगे कि आर्टिकल 291 और 362 ये जो आर्टिकल हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। अब आर्टिकल 291 जो प्रीवी पर्सेस, हमने यहाँ देखा ना, प्रीवी पर्सेस और प्रिविलेजेस वगैरह जो भी है, प्रीवी पर्सेस की बात तो 291 करता है। ये पेमेंट का जो प्रॉमिस था उसको हटाया गया, अबॉलिश किया गया। और आर्टिकल 362 जो बात करता है रूरल्स के स्पेशल प्रिविलेज और प्रोटेक्शन देने की, उसको भी जो है हटाया गया। ऑफिशियली जो रिकग्निशन और पेमेंट सिस्टम दोनों को अबॉल कर दिया गया था, हटा दिया गया था। मतलब एक फॉर्मर रूरल जो है, मतलब अब आम नागरिक के बराबर ही होंगे। मान लीजिए कोई राजा महाराजा है, इक्वल टू आम आदमी के बराबर होंगे, नॉर्मल इंसान के बराबर ही होंगे वो। कोई प्रीवी पर्स, कोई रॉयल टाइटल नहीं मिलना चाहिए उनको। देश ने बोला कि अब भाई वन नेशन होगा, क्योंकि जनता ने डिमांड की थी, और वन पीपल होगा, और नो रॉयल्स। यहाँ पे अब कोई रॉयल्स वॉयल्स नहीं चलेंगे, डेमोक्रेसी है, सब बराबर है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि बाद में डिलीट कर दिया गया 291 और 362 को। अब हम बात करते हैं 27th अमेंडमेंट की, जो 1971 में होता है। तो इसका बैकग्राउंड ऐसा था कि 1970s में, अब क्या होता है 1970s में, 1970s में ये आने तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई रीजन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पर ये वाला पार्ट, तो 1970s तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई रीजन्स जैसे यूनियन टेरिटरीज थे, जैसे कि मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब क्या थे? यूटीज थे, यूनियन टेरिटरीज थे। वहाँ के लोगों की क्या डिमांड थी? अब वहाँ के लोग ये डिमांड करने लगे कि हमें भी जो है अपनी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए, हमें भी जो अपना, हम जहाँ पे इलेक्शन लड़ सके, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए, ताकि हम अपने रीजन, अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट, विकास और गवर्नेंस खुद डिसाइड कर सके कि हमारे क्षेत्र में कौन सी गवर्नमेंट रहेगी। तो वहाँ के ऑटोनॉमी की डिमांड उठने लगी थी उस समय। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता था कि हाँ भाई, नॉर्थ ईस्ट जो है, इधर वाला जो इलाका है, ये जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट वाला, इसमें स्टेबिलिटी और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, अच्छा प्रशासन चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जो है अपने शासन खुद चला सकें, या रिफॉर्म्स चाहिए, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को लगने लगा था। तभी क्या होता है 1971 के अंदर हमारी जो सरकार है वो 27वां संविधान संशोधन लेकर आती है, जो एक मेजर स्टेप था रीजनल एम्पावरमेंट का। यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई थी? रीजनल, क्षेत्रीय सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की बात की गई थी। ठीक है, कि हाँ भाई, ज़रूरी है एम्पावरमेंट भी देना इन क्षेत्रों को जो आज थोड़ा पीछे हैं। इससे क्या हुआ? सेंट्रल कंट्रोल को बैलेंस किया गया। सेंट्रल, और यहाँ पे पहले सेंट्रल का कंट्रोल ज़्यादा था, उसे बैलेंस किया गया। मेन क्या क्या चेंजेस आए थे? तो मणिपुर जो है और त्रिपुरा, हमने बात की मणिपुर और
त्रिपुरा की मेनली यहाँ पे बात हुई है। मणिपुर और त्रिपुरा के अंदर अब है ना उनके लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाने का प्रोविज़न दिया गया है कि यहाँ पर ये इनकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी। ओके मतलब कि यहाँ पे ये लोग अपना विधानसभा चुनाव कर सकते हैं और लोग मिलकर अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। इन एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल सेंट्रल कंट्रोल का फ्रेमवर्क तैयार किया गया, एक बढ़िया फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसमें बढ़िया कंट्रोल होगा। और क्या किया गया यहाँ पर मतलब इंश्योर करने के लिए कि भाई इनकी जो रीजनल पावर्स उनको एम्पावरमेंट हम दे रहे हैं उसको इंश्योर करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट में भी बैलेंस बना रहे ताकि इन लोगों को अलग से इनकी डिमांड्स को पूरी की गई। नॉर्थ ईस्ट रीजन को और बेटर इंटीग्रेट करने के लिए वो मिले हुए रहें, विद्रोह ना करें, तो उन्हें और ज़्यादा इंटीग्रेट करने के लिए साथ में लाने के लिए एक अमेंडमेंट का सिग्नल था कि यूटी भी ग्रेजुअली स्टेटहुड की तरफ बढ़ सकते हैं। जितने भी यूटीज़ जो है ना उन्हें भी स्टेटहुड बनाया जा सकता है। एक साइन था ये तो वहाँ पे उस समय जिसे हमने फॉलो किया था। और अगर पॉलिटिकल कंडीशंस अलाउ करेगी, यहाँ वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसा अलाउ करेगी तो मणिपुर और त्रिपुरा को जैसे एक पर्टिकुलर स्टेटहुड का दर्जा मिला वैसे ही बाकी यूटीज़ को भी मिल सकता है। तो ये अमेंडमेंट बात करता है, ठीक है, ताकि सब लोग अपने अपने तरीके से डिसीजंस ले सकें विद इन दिस कंट्री रह के। 28th अमेंडमेंट 1972 क्या कहता है, क्यों आया था, क्या इसका बैकग्राउंड था। थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि ब्रिटिश रूल जब हम पर ब्रिटिश शासन करते थे उस समय जो सिविल सर्वेंट्स होते थे ना, जो सिविल सर्वेंट्स जो जितने भी थे सिविल सर्वेंट्स, उन्हें क्या बोला जाता था उस समय, उन्हें कहा जाता था ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, ऐसा करके उन्हें कुछ कहा जाता था। हाँ, उनको एक नाम दिया जाता था ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस, ऐसा उन्हें बोला जाता था। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब इंडिया में आज़ादी आई तो उन ऑफिसर्स को एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया ताकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो कंटिन्यू रहे, वो लोग कंटिन्यू काम कर सकें। तो उनको क्या स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला, ये प्रोटेक्शन दिया गया कि आर्टिकल 314 के अंदर, पहले क्या था उसमें आर्टिकल 314 को जो है उसमें था ये सब प्रोविजंस थे, लेकिन 25 साल बाद लोगों को लगा, 25 ईयर्स बाद लोगों को क्या लगता है कि अब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है ना, अब आज़ाद है तो सब सिविल सर्वेंट्स इक्वल होने चाहिए, स्पेशल स्टेटस की क्या ज़रूरत है, ये तो ब्रिटिश एरा में प्रिविलेज मिला था ना इनको, अब तो ये ख़त्म होना चाहिए। तो अब उन स्पेशल स्टेटस वगैरह को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। 1972 के अंदर ये आता है अमेंडमेंट 28वां संविधान संशोधन, जिसमें ICS ऑफिसर्स के स्पेशल स्टेटस को जो है एंड किया जा सके, इसीलिए आया था ये। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंज किए थे जिसके अंदर सबसे पहले आर्टिकल 314, पहले देखते हैं चेंजेस क्या थे। तो इसमें इसे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले तो हटा दिया गया क्योंकि इस आर्टिकल के थ्रू ICS ऑफिसर्स को स्पेशल प्रोटेक्शन मिली हुई थी। इन ऑफिसर्स को स्पेशल प्रोटेक्शन जैसे उनकी सिविल कंडीशंस पार्लियामेंट के हाथ में ना हो, कि भाई पार्लियामेंट उन पे कोई भी तरीके से सिविल कंडीशंस जो थी वो पार्लियामेंट उस पर कुछ नज़र ना रखें। और क्या था, इसको डिलीट करने का मतलब उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया था जब बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। तो पार्लियामेंट को फुल पावर दे दी गई थी बाद में कि अब आप जो है इंडियन सिविल सर्विस जो ICS है उसके ऊपर जो है कंडीशंस रेगुलेट करने की, अब पार्लियामेंट का कंट्रोल रहेगा उनके ऊपर भी। अब सब ऑफिसर्स इक्वल है, कोई ऊपर नीचे नहीं, चाहे वो ब्रिटिश एरा के ही क्यों ना हो या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद भारत की ही बात क्यों ना हो, सब बराबर हैं। सबको रिक्रूट जो जितने भी हुए हैं वो सब बराबर कैटेगरी में आएंगे। इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी इन पब्लिक सर्विस में आनी चाहिए, भाई सब इक्वल हैं तो इक्वालिटी तो होनी चाहिए। तो ये अमेंडमेंट ने एक इक्वल सिविल सर्विस को स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश किया था कि भारत के अंदर अब इक्वल सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर है। वो बहुत अच्छी मदद भी की थी इस अमेंडमेंट ने, जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट को ज़्यादा करीब से देखता है, हम कह सकते हैं ना, डेमोक्रेसी यहाँ पे दिख रही थी। 29th जो अमेंडमेंट है जो कब आया था 1972 के अंदर आता है। क्यों आता है इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि बात है कि वाई इट कैम, क्यों आया था ये, तो टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स लॉज इन केरला फ्रॉम कोर्ट चैलेंजेस। अब देखिए 1970s में क्या होता है, 1970s के दौरान केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लॉज बनाए। कौन सी गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लॉज बनाए जिसमें ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट करनी थी पूरे फार्मर्स के बीच, फार्मर्स को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, ज़मीनें देनी थी, लेकिन लैंड ऑनर्स ने इन लॉज को कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
जो लैंड ऑनर्स थे ना, ज़मीन के मालिक जो थे, उन्होंने इन लॉज को क्या कर दिया, कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसमें क्या हुआ और बोला कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो है जैसे प्रॉपर्टी इक्वालिटी को वायलेट करते हैं। जो लैंड ऑनर्स है वो ये कहते हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने चैलेंज किया। कोर्ट ने भी कुछ पार्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था बाद में कि हाँ भाई सही में करते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो लोगों के। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए सरकार ने बोला, अब सरकार आती है बीच में और कहती हैं, ये जो इशू क्रिएट हो गया था इसमें कहा कि इन लॉज को 9th शेड्यूल, हमने ऊपर पढ़ा था एक फ्रेमवर्क था, ये तो एक तरीके से शील्ड थी जिसमें सारे लैंड लॉज रिफॉर्म को डाला जाएगा। तो सरकार ने कहा कि इन लॉज को 9th शेड्यूल में डाल दो ताकि कोर्ट्स उनका कुछ ना बिगाड़ सके, कोर्ट को बाहर निकाल दो धक्के मार के, क्योंकि शील्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें रहेगी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड वो प्रोटेक्ट होती रहेंगी। तो ऐसा किसने कहा था, ऐसा जो है सरकार ने कहा इस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो और इसलिए 29th अमेंडमेंट भी आया, कब आया था 29th अमेंडमेंट, 1972 के अंदर। अब क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो केरला के 2 लैंड रिफॉर्म्स जो हैं, लैंड रिफॉर्म लॉज 2 मेन को किस में डाल दिया गया था, 9th शेड्यूल के शील्ड में डाल दिया गया था। 9th शेड्यूल इसमें डाला गया। 9th शेड्यूल एक जुडिशियल शील्ड है, हमने पढ़ा ऊपर, जो लॉज यहाँ पे डाले जाते हैं उस पर उन पे फंडामेंटल राइट्स का चैलेंज अप्लाई नहीं होता, अकॉर्डिंग टू हमने जो ऊपर पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि भाई फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो लिस्ट टाइम तक था, बट कुछ समय के लिए ही था, ये सब पूरा नहीं था। लैंड रिफॉर्म्स को लीगल प्रोटेक्शन मिला यहाँ पर, जितने भी हमारे लैंड रिफॉर्म्स हैं वही एक तरह से लीगल रिफॉर्म ही है ना, शेड्यूल में डाला हुआ है, वो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, बिना किसी भी कोर्ट के इंटरफेरेंस के पूरा जो है वहाँ पे ये किया गया। फिर सोशल जस्टिस यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं कि सोशल जस्टिस को यहाँ पर क्या मिला था, प्रायोरिटी दी गई थी कि सोशल स्टेटस, जो सोशल जस्टिस है बड़ी है किससे, प्रॉपर्टी राइट्स से। प्रॉपर्टी राइट्स कुछ नहीं है आपके इसके सामने। तो ये 29 में पता चला। अमेंडमेंट ने क्लियर मैसेज दिया कि गरीबों का भला हो तो लॉ को प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर 30 अमेंडमेंट, जो 30वां संविधान संशोधन जब आया था 1972 में, वो क्या है 30वां संविधान संशोधन को समझने से पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि जब इलेक्शन रिजल्ट पे डिस्प्यूट होता था कि भाई इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, इस पर डिस्प्यूट, लड़ाइयाँ होती थी, तो हाई कोर्ट में केस फाइल करते थे, ये हमने ऊपर पढ़ा। लेकिन हाई कोर्ट के बाद ऑलमोस्ट हर केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता था, क्योंकि लोग भाई सेटिस्फाई नहीं होते थे हाई कोर्ट के डिसीजन से, तो सारे केसेस कहाँ चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में, चाहे केस छोटा हो या बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड जो भी हो, व्हाटएवर। तो इस सुप्रीम कोर्ट को जो है बर्डन काफ़ी सहना पड़ा था इस समय, क्योंकि सारे केसेस उसके पास जा रहे थे, तो ये बर्डन सम हो गया था किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट छोटे बड़े केसेस थोड़ी सॉल्व करने बैठी है, तो ये सब केस में टाइमली रेजोल्यूशन भी स्लो हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना केसेस वगैरह फाइल वगैरह में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसे हर केस सुप्रीम कोर्ट तक जाए ये ज़रूरी नहीं, तो कुछ केसेस हाई कोर्ट तक ही फाइनल होने चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट सोचती है। और फिर 30वां संविधान संशोधन जो है 1972 के अंदर आता है, जिसमें सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट और प्रैक्टिकल बन सके। तो मेन चेंजेस क्या हुए थे, हाई कोर्ट में कुछ इलेक्शंस डिसीजंस फाइनल डिक्लेयर किया गया कि भाई ये हाई कोर्ट में ही यहाँ पर फाइनल हो जाएंगे डिसीजंस, ताकि जो है मतलब इन स्पेशल इलेक्शन पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट अपील के स्कोप को ख़त्म कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कुछ स्पेशल था, और सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से जो वर्कलोड था सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था, उसे भी कम कर दिया गया। तो अब सिर्फ सीरियस और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी केस थे वही जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, हर कोई केस नहीं जा सकता था। इलेक्शन डिस्प्यूट्स को बहुत ज़्यादा जो रिजोल्यूशन है वो फास्टर हुआ पॉसिबल, डेमोक्रेसी में स्पीडी जस्टिस बढ़ी, जिससे स्पीडली सारे केस सॉल्व होने लगे। ये अमेंडमेंट उस डायरेक्शन में एक स्टेप था कि हाँ अब गवर्नमेंट जो है स्पीड तरीके से काम करती है। तो स्ट्रीमलाइन अपील्स इन इलेक्शन मैटर्स, हाई कोर्ट डिसीजन इलेक्शंस बिकम फाइनल, यहाँ पे हाई कोर्ट के डिसीजंस को फाइनल कर दिया गया कुछ सर्टेन केसेस में, ताकि रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमने पढ़ा। आज हमने इस वीडियो में 30 अमेंडमेंट्स अच्छे से कवर किए हैं, 16 से 30। आई होप बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।